चलिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं नोएडा खबर। मैं हूं विनोद शर्मा। चर्चा पश्चिम उत्तर प्रदेश के पहले और दूसरे चरण की लोकसभा सीटों पर। 16 सीट हैं जिनका काफी गहमा गहमी है। और पश्चिम उत्तर प्रदेश इसलिए महत्वपूर्ण है कि 2019 के चुनाव में 6 सीटें बीजेपी पश्चिम उत्तर प्रदेश से ही हारी थी। और उस समय सपा और बसपा के गठबंधन ने 15 सीटें जीती थी। और इस बार बीजेपी कह रही है कि 80 सीटें हम जीतेंगे। और 80 में महत्वपूर्ण हिस्सा है पश्चिम उत्तर प्रदेश का, जो पहले चरण में 19 अप्रैल को और दूसरे चरण में 26 अप्रैल को चुनाव होना है। और उन चरणों में 16 सीट टोटल हैं जिन पर चुनाव लड़ रहे हैं। और इस मुद्दे पर मैं आज चर्चा कर रहा हूं, जो अमर उजाला गाजियाबाद संस्करण के पूर्व संपादक रहे और 1986 से पत्रकारिता में है। उन्होंने बहुत सारे चुनाव देखे हैं 86 के बाद से अब तक के, और पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजनीति में गहरी पैठ रखते हैं। खास तौर पर आज की चर्चा में आपका स्वागत है अतुल सिन्हा जी। नमस्कार जी, शुक्रिया विनोद जी। सर। इस समय क्योंकि 2014 और 2019 के बाद 2024 का तीसरा चुनाव है जो मोदी के नेतृत्व में लड़ा जा रहा है। और उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसमें 80 सीटें इसलिए महत्वपूर्ण है कि इसी राज्य से निकलकर दिल्ली की सत्ता मिलेगी। पश्चिम उत्तर प्रदेश में जी। पिछले 2-3 सालों से किसान आंदोलन है, जाट आंदोलन है, और अभी हाल ही में राजपूतों के आंदोलन की बात आई, जो नाराजगी की बात चल रही है। इससे पहले कि हम इस पूरे मुद्दे पर आपसे चर्चा करें, मैं थोड़े से आंकड़े आपके सामने रख दे रहा हूं। 2019 के चुनाव में कुछ प्रत्याशी जो बदले गए हैं और किस पे कुछ जो नाराजगी भी है, वो इसलिए है कि 2019 के चुनाव में मेरठ में जो जीत हुई थी बीजेपी प्रत्याशी की, राजेंद्र अग्रवाल जी की, वो सिर्फ 4,729 वोटों से हुई थी, इसलिए वहां प्रत्याशी बदला। लेकिन मुजफ्फरनगर में 6,526 वोटों से संजीव बालियान जीते थे, लेकिन वहां पे प्रत्याशी नहीं बदला गया। इसी को लेकर संगीत सोम वगैरह ने आपत्ति भी की और उन्होंने दावेदारी थी। एक और खास बात यह है कि कई प्रत्याशी बदले गए हैं। उनमें खासतौर पर गाजियाबाद में जनरल वीके सिंह को लेकर लोग चर्चा कर रहे हैं कि जनरल वीके सिंह का टिकट नहीं बदला जाना चाहिए था, उसकी जगह अतुल गर्ग को टिकट दिया गया है। और मेरठ से जो आध्यात्म का मुद्दा है, अरुण गोविल को उतारा गया है, जो रामायण में राम की भूमिका में है। तो कुल मिलाकर ये देखा जाए, 16 जो सीट हैं उन सीटों में बसपा हावी रही है और सपा हावी रही है। और बीजेपी को 16 की 16 सीट नहीं मिली है। उनमें से 5 सीट, मतलब इनमें जो चुनाव हो रहे 2 चरणों में, उनमें 5 सीट ऐसी हैं जिनमें सपा और बसपा जीती थी। तो इस बार 2024 के चुनाव में आपको क्या लगता है, राम मंदिर मुद्दा काम करेगा, जाति मुद्दा काम करेगा, या विकास का मुद्दा काम करेगा? जी साहब। विनोद जी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो स्थिति है, जी अगर आप पिछले चुनावों को देखें और इस बार के चुनावों को देखें, जी तो तब और अब में बहुत फर्क आ गया है। और इसलिए भी फर्क आ गया है क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खासतौर से बीजेपी ने पूरी कोशिश तो की है शुरुआती दौर में कि राष्ट्रीय लोकदल को लेकर के साथ हैं और उनकी भी ताकत अपने साथ ले लें। हम्म लेकिन जो स्थिति अभी दिख रही है कि अंदर ही अंदर बीजेपी के भीतर एक बौखलाहट की स्थिति है। और इसीलिए आपने शायद देखा होगा कि हम्म, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरठ से अपने चुनावी अभियान की शुरुआत की थी। जी जी मेरठ में जिस तरह की उन्होंने रैली की और जिस तरह से अ, मुस्लिमों को लुभाने की भी कोशिश की, और बावजूद इसके उन्होंने राम मंदिर के मुद्दे को वहां भी उठाया। हम्म जबकि अब आज की स्थिति में राम मंदिर का मुद्दा अगर आप देखें तो बहुत ज्यादा कारगर साबित होता नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये मामला 22 जनवरी के बाद से, अगर आप इसको देखें तो चुनावी जो माहौल है उसमें कहीं से भी फिलहाल इस मुद्दे की कहीं से भी कोई आवाज उठती नहीं दिख रही है। बीजेपी बेशक अपने चुनाव अभियानों में इसको लेकर के बार बार अपनी उपलब्धियों के तौर पर दिखा रही है, जी लेकिन जहां तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सवाल है, यहाँ शुरू से ही, यानी पिछले चुनावों को अगर देखें, जैसे आपने बताया कि 5 सीटें पिछली बार
बसपा और सपा के खाते में गई थी और जो विपक्षी दल हैं उनके खाते में गए थे। बीजेपी जिस तरह से दावे करे कि वो 80 में 80 सीटें जीत लेगी इस बार उत्तर प्रदेश में और 400 पार कर जाएगी, हम्म। तो असली जो उसकी मुश्किल है वो अभी फिलहाल पश्चिमी उत्तर प्रदेश के संदर्भ में अगर देखें तो उसको ऐसा साफ साफ महसूस हो रहा है कि यहाँ की जो फिलहाल 16 सीटों में जो चुनाव 2 चरणों में होने जा रहे हैं जी। उसमें ऐसा लग नहीं रहा है कि उसको 16 की 16 सीटें उसके हाथ आएंगी। हम्म। और मेरठ में ही जैसे आप देख लीजिए अरुण गोविल का कितना असर होता है इस बार, हम्म। कहना मुश्किल है क्योंकि उनके कनेक्शन लगातार जोड़ने की कोशिश हो रही है कि भाई वो मेरठ में रहे, मेरठ में पढ़े, क्योंकि दूर दूर तक इससे पहले उनका मेरठ से कोई मतलब व्यावहारिक तौर पे कोई रिश्ता नहीं रहा। ठीक है, हम्म। बचपन और जवानी के कुछ दिन उन्होंने हो सकता है गुजारे हों यहाँ पढ़ाई लिखाई के हम्म। दौरान, हम्म। लेकिन इतने सालों में अचानक ये फिर से जो दूरदर्शन वाले राम हैं वो भाजपा को कितना फायदा पहुंचाएंगे, इसमें संदेह है। क्योंकि हम्म। अ, अरुण गोविल के जो तेवर हैं खासतौर जी। से अगर किसी ने भी उनकी सभाएं सुनी हो या फिर उनका जो पूरा का पूरा अप्रोच है उसको हम्म। देखा हो तो उनमें वो भाजपा का एक शामिल होकर के उसके पक्ष में बोलना तो एक अलग चीज है, लेकिन हम्म। उनमें वो अगर उनको राम के तौर पे प्रोजेक्ट किया जा रहा है तो वो कहीं से भी वो छाप इस चुनाव में तो नहीं नजर आने वाली है। हम्म। तो इसलिए फाइट टफ है हम्म। मेरठ में भी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों में। और बेशक लोकदल की ताकत उनको मिल गई हो, हम्म। भाजपा को किसी मजबूरी में लोकदल के लोग आए हों उनके साथ, हम्म। लेकिन जो फिलहाल अभी भी बसपा और सपा की ताकत है उसको कम करके तो नहीं देखा जा सकता। उन्होंने भी अपनी पूरी कोशिश की है और हम्म। जाहिर सी बात है कि आने वाले जो भी अब तो कम वक्त बचा है, आज 13 तारीख हो गई है, हम्म। कुछ समय का वक्त है और हम्म। इसमें आपको ये साफ साफ दिखेगा कि हम्म। इन 16 सीटों पर बीजेपी बहुत अंदर ही अंदर घबराई हुई नजर आ रही है और हम्म। उसको वो फाइट देने की कोशिश पूरी कर रही है और लगातार बड़े बड़े लोगों की सभाएं हो रही हैं। हम्म। एक बात और मुझे ये कहनी है कि जैसे बीजेपी ने कई बार खुद ऐसा लगता है लोगों को कि अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने का काम करती है, जैसे वीके सिंह का टिकट काटना हुआ या फिर अपने कई अन्य जो उम्मीदवार हैं उनको हटाकर कुछ नए लोगों को लाने की बात हुई। वो हम्म। ठीक है कि उनकी अंदरूनी रणनीति ऐसी रही है जी। मोदी की, और लोग ये कहते हैं कम से कम इससे कॉन्फिडेंस होता है निचले दर्जे के जो कार्यकर्ता हैं उनमें, कि उनमें हम्म। भी नेतृत्व की क्षमता है और मोदी ही ऐसे व्यक्ति हैं जो उनके नेतृत्व की क्षमता को पहचानते हैं और उनको सामने लाने की उनमें हिम्मत है, वो हिम्मत करते हैं। हम्म। अब ये तो उनकी रणनीति का एक हिस्सा है, जी। जी। लेकिन इससे वो निचले स्तर की नाराजगी को रोकने में अभी तक कामयाब नहीं हुए हैं। हम्म। क्योंकि हाल ही में आपने देखा होगा क्षत्रिय समाज की जो एक रैली हुई हम्म। पिछले दिनों, और जिस तरह से वीके सिंह का टिकट काटने को लेकर के जो रैली हुई सहारनपुर में, शायद ये रैली थी, जी। 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 तो इसमें भी विरोध के बहुत सारे स्वर आपने सुने होंगे। तो हम्म। जाहिर सी बात है ये सारी ताकतें बीजेपी के लिए एक चुनौती का काम तो करेंगी ही आने वाले वक्त में। हम्म। एक महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि समाजवादी पार्टी ने और कांग्रेस ने दोनों ने मिलकर गठबंधन किया है और हम्म। इधर बसपा अकेले चुनाव लड़ रही है, जबकि हम्म। 2019 के चुनाव में बसपा सपा ने मिलकर चुनाव लड़ा था। समाजवादी पार्टी ने जब टिकट दिए तो उनमें कई सीटें ऐसी हैं, वो मेरठ है, गाजियाबाद है, गौतम बुद्ध नगर है, मुरादाबाद है, उसके अलावा और भी कई सीटें हैं। उनमें प्रत्याशी को बार बार बदला गया, एक बार एक घोषणा कर दी, फिर दूसरी बार दूसरा, मेरठ में तो तीसरी बार तीसरा आदमी की घोषणा की। तो इससे हम्म। क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी में कहीं ना कहीं कंफ्यूजन था टिकट को लेकर, उस और उसका संदेश उनके अंदर, समाजवादी पार्टी के अंदर एक गुट बना गया। जी। नहीं, ये तो आप देखिए क्या है ना कि जब से ये जो तीसरा मोर्चा, ये जो गठबंधन बना है, इंडिया गठबंधन, जी। जी। इसको लेकर के लगातार कंफ्यूजन की स्थिति शुरू से पैदा की गई या रही, जो हम्म। भी आप कहिए उसको।
क्योंकि जब भी कोई गठबंधन बनता है तो उसमें इस तरह के आपसी तकरार तनाव की स्थिति रहती है, और अंतिम समय तक ये नजर आने लगता है लोगों को। और आज की हम्म। बात नहीं है, या मुझे याद है कि 89 के चुनाव में भी, या 77 में भी, 78-9 के चुनाव में भी, जब जनता पार्टी की या फिर जनता दल या राष्ट्रीय मोर्चा की सरकारें बनी थी, ढेर हम्म। सारी पार्टियां इकट्ठी, जी। उस वक्त भी टिकटों को लेकर आखिरी वक्त तक माथापच्ची चलती रही, कभी इसको दें कि नहीं दें। फिर क्या हुआ कि इस बार भी अगर आप देखें तो लोकदल को ही ले, अखिलेश के साथ जुड़े हुए थे शुरू में टिकटों को लेकर के, लगभग मामला तय हो गया था, लेकिन वो अचानक पाला उन्होंने बदल लिया। हम्म। तो कंफ्यूजन की स्थिति तो रही लगातार। हम्म। लेकिन क्या है कि यहाँ पे टिकटों से ज्यादा महत्वपूर्ण मुद्दों की बात है। हम्म। आज जिस तरह से धर्म का मुद्दा उठ रहा है, जाति का मुद्दा उठ रहा है, अलग अलग मोर्चों से, तो उन हम्म। मुद्दों को लेकर के लोगों में, खास तौर से जो वोटर्स हैं, कई जो हमारे बहुत सारे साथी फील्ड में गए हैं, यहाँ हम्म। वहाँ घूम रहे हैं और अपनी रिपोर्ट्स दे रहे हैं, जी। उससे कई तथ्य सामने आए हैं। मैं तो खुद नहीं जा पाया, लेकिन हम्म। जाहिर सी बात है कि मैं इन तमाम लोगों की रिपोर्ट्स बीच बीच में देखता रहता हूँ, जी। जी। और ग्राउंड रिपोर्ट्स में लोगों से जो बातचीत होती है उसके आधार पे ये बात कही जा सकती है कि इस हम्म। बार प्रत्याशी से ज्यादा महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, या पार्टी से ज्यादा महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। और वो हम्म। मुद्दे क्या हैं? मुद्दे धर्म नहीं है। हम्म। मुद्दे इस बार धर्म नहीं है, मुद्दे इस बार ये है कि भाई जो वादे या गारंटी जो मोदी ले रहे हैं, जो वादे कर रहे हैं, पिछले हम्म। 10 सालों में अगर उनकी एनालिसिस आम जनता करती है, तो उन वादों में अगर आप ऊपरी तौर पर देखें, जो ये लोग दावे करते रहे हैं बड़े बड़े आंकड़े दिखा करके, या फिर हम्म। देश का विकास और उस नाम पर, जी। लेकिन आम लोगों को क्या मिला, हम्म। जमीनी स्तर पर उन वादों का क्या हुआ, ये हम्म। हर आदमी महसूस कर रहा है जमीन पर, और हम्म। उसकी आवाज कहीं ना कहीं सामने आती है। हम्म। तो इसका असर कुछ ना कुछ तो दिखाई पड़ेगा ही। अब ये जरूर है कि ये माहौल बनाने की कोशिश लगातार हो रही है कि हम्म। बीजेपी नहीं तो कोई भी नहीं, यानी हम्म। तीसरी बार अगर बीजेपी को नहीं लाएंगे तो देश जो है, जिस विकास की रफ्तार पे चल रहा है वो रुक जाएगा, और फिर काफी क्या होगा पता नहीं। ये हम्म। परसेप्शन बनाने की कोशिश तो लगातार हो रही है। और हम्म। जिस डंके की चोट पर हम्म। मोदी, शाह या फिर उनके लोग बार बार ये दावे कर रहे हैं कि नहीं, 400 से कम तो आएंगे ही नहीं, हम्म। तो इसमें एक जमीनी स्तर पर यह देखने की जरूरत है कि वो 400 कहाँ से लाएंगे। हम्म। ये 16 सीटें तो अभी सामने हैं आपके, जी। जो जी। आप देख रहे हैं, उसमें हम्म। आप खुद भी एनालिसिस करेंगे तो उस 16 की 16 सीट बीजेपी तो नहीं ले जा रही है, ये तो तय हम्म। है। हम्म। अब उसमें कितनी ले जा रही, कितनी नहीं ले जा रही है, ये तो 4 तारीख को पता चलेगा। लेकिन जी। अभी जो फिलहाल स्थिति दिख रही है उसमें फाइट बहुत टफ है। और ये दावा करना कि 16 की 16 सीटें एनडीए या बीजेपी के पास जाएंगी, थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। एक चीज और बड़ी महत्वपूर्ण है कि बसपा को हल्का मान के चल रहे थे लोग, और सपा और कांग्रेस का जो गठबंधन बना उसको शुरू में मजबूती में देख रहे थे कि वो मजबूत है। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस के पास प्रत्याशी नहीं है। अभी मैं उदाहरण के रूप में दूं, सपा में ज्यादातर जैसे गौतम बुद्ध नगर में कांग्रेस के ही पूर्व जिलाध्यक्ष को प्रत्याशी बनाया है, और बसपा ने कांग्रेस के ही पूर्व विधायक को अपना प्रत्याशी बनाया है। तो उनके अपने कार्यकर्ता की बजाय उन्होंने ऐसे लोगों को चुना है जो जाति आधारित पे है। और दिलचस्प बात यह है हम्म। कि गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, फरीदाबाद तीनों आपस में सटे हुए लोकसभा क्षेत्र हैं। तीनों में ठाकुरों को बसपा ने वोट दिया, टिकट दिया। मेरठ जैसे क्षेत्र हम्म। में वहां पे त्यागी को टिकट दिया, जो बीजेपी का कोर वोट बैंक है। इसके अलावा हम्म। उधर सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बहुत सी जगह ऐसे मुस्लिम को टिकट दे दिया जो मुस्लिम बहुल इलाका था। तो वहां पर कहीं ना कहीं लगता है कि बसपा की जो ये रणनीति है, या तो बीजेपी को रोकने में रोकेगी, या सपा को रोकेगी, और बसपा अपना कोर वोट बैंक बरकरार रखेगी। हम्म। नहीं, ये तो आपका कहना सही है, क्योंकि देखिए, अ, वैसे कुल मिलाकर अगर आप देखें, जी। पिछले इतिहास को देखें या इस बार को भी देखें, कि ठीक है, बसपा की या मायावती की जो अपनी एक रणनीति रही है शुरू हाँ। से, जी। वो ये रही है कि हम अपने आप को कम करके नहीं देखते हैं,
और हमको किसी पार्टी की जरूरत नहीं है। ये आज से नहीं, ये कांशीराम के जमाने से ही है। हम्म। वो उस वक्त से ये कहते आए हैं कि जिसको आना होगा वो आएगा हमारे पास, हम किसी के पास नहीं जाएंगे। हम्म। ये चीज शुरू से वो कहते रहे तो, और कई एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने करके देखे भी। हम्म। लेकिन इतना बहुत साफ नजर आता है कि ये बीएसपी हम्म। कहीं ना कहीं बीएसपी का कैंडिडेट जीते या सपा का कैंडिडेट जीते जी। या फाइट में रहे, हम्म। ये बेसिकली मोदी के खिलाफ जितने भी वोटर्स हैं उनको हम्म। एक जगह कंसोलिडेट करने का काम करेंगे। हम्म। चाहे वो आपस की लड़ाई इनकी जो भी हो, लेकिन हम्म। लॉन्ग टर्म पर अगर आप देखेंगे ना, तो हम्म। हो सकता है कि अगर स्थितियां कुछ ऐसी बने आने वाले वक्त में, तो इंडिया गठबंधन के बहुत करीब हम्म। बीएसपी हो सकती। हम्म। तो बीएसपी को ये मान के नहीं चलना चाहिए कि वो हम्म। बीजेपी को फायदा पहुंचाएगी। ठीक है, हम्म। जमीनी स्तर पर ऐसा लगता है कि हम्म। कहीं इन दोनों के टकराव की वजह से तीसरा फिर से बीजेपी न जीत जाए। हम्म। ये जो स्थितियां दिखती हैं अक्सर, त्रिकोणीय संघर्ष जहां भी होते हैं, जी जी। तो इस तरह की स्थिति तो दिखती है। हम्म। बावजूद इसके कहीं ना कहीं अगर एंटी एस्टेब्लिशमेंट, एंटी बीजेपी के जो हम्म। वोटर्स हैं, हम्म। उनको भी दिमाग में कहीं ना कहीं ये सोचने की जरूरत तो पड़ती ही है कि भाई हम्म। किसको दें। ठीक है, हम्म। उसमें जो भारी पड़ेगा वो जीतेगा हम्म। निश्चित तौर पर। हम्म। लेकिन अल्टीमेटली ये वोट परसेंटेज पे अगर आप जाएंगे, तो हम्म। एंटी बीजेपी वोटर्स की संख्या परसेंटेज के तौर पर हम्म। कहीं ज्यादा है बीजेपी हम्म। के वोटरों से। हम्म। एक और महत्वपूर्ण सवाल यह है कि अमूमन समाजवादी पार्टी मुस्लिम वोटरों पे अपना दावा करती रही है, लेकिन इस बार बसपा ने ज्यादा टिकट दिए हैं मुस्लिमों को। अभी तक की जो घोषणा सूची आई है यूपी में, तो हम्म, जहां भी ऐसा होता है किसी भी लोकसभा क्षेत्र में कि बीजेपी के मुकाबले में सेकंड नंबर पर जो होता है, तो मुस्लिम उसी को वोट देता है अमूमन। तो ये जो हम्म। मेरे ख्याल 11-12 लोगों को टिकट दिया है अभी तक बसपा ने, तो ये जो रणनीति है, कहीं दलित प्लस मुस्लिम प्लस जो जिस जाति का वोटर है, वो उनको जोड़ के बसपा सपा के मुस्लिम वोट बैंक में तो शायद नहीं लगा रही है। नहीं, कोशिश तो है सेंध लगाने की, क्योंकि देखिए हर पार्टी की अपनी रणनीति है और हर पार्टी की ये कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा वोटर्स या ज्यादा से ज्यादा सपोर्टर्स उनके हों, चाहे वो मुस्लिम वोट बैंक हो, चाहे वो दलित वोट बैंक हो, चाहे वो पिछड़े वर्ग के वोट हों। उस पे हम्म। देखिए आज से नहीं, बीजेपी का गठन ही जब से हुआ है तब से दलित और पिछड़ों की बात वो करते रहे हैं, अति पिछड़ों की बात करते रहे हैं। मुस्लिम्स को भी वो आज नहीं, पहले भी साथ लेकर के चलते रहे हैं। हाँ, हम्म। इस बार उन्होंने कुछ संख्या बढ़ाई है अपने हम्म। मुस्लिम प्रत्याशियों की, निश्चित रूप से, क्योंकि उनके दिमाग में भी ये था कि कहीं समाजवादी पार्टी का जो एक मुस्लिम समर्थक जो एक चेहरा है शुरू से हाँ। बना हुआ, कि हम्म। समाजवादी पार्टी मुस्लिमों के लिए ही मुस्लिमों का पूरी तरह समर्थन करती है और मुस्लिम वोट बैंक पूरी तरह उस पर निर्भर है, या हम्म। कांग्रेस पर भी कुछ हद हम्म। तक। लेकिन जहां तक बीएसपी का सवाल है, जो आजम खां प्रकरण हुआ ना, हम्म। आजम खां प्रकरण से उनके पूरे दिमाग में कहीं ना कहीं ये सवाल या उनके निचला जो कोर वोट हम्म। बैंक है, उसमें हम्म। कहीं ना कहीं ये चीज आई कि हम्म। शायद मुस्लिम वोट बैंक का जो सपा से थोड़ा सा उसकी नाराजगी भी है कहीं ना कहीं, हम्म। हम्म। पूरे प्रकरण को लेकर के। तो हम्म। उस नाराजगी को देखते हुए हम्म। बीएसपी को ऐसा लगा कि अगर ये नाराजगी उस सपा के प्रति है, तो हो सकता है कि ये सारा वोट बैंक उनके काम आ जाए, हम्म। और इसलिए उन्होंने इस पे एक दांव लगाने की कोशिश की। हम्म। लेकिन अल्टीमेटली चाहे वो मुस्लिम्स उनके पास आए, चाहे हम्म। वो सपा के पास जाएं, हम्म। कहीं ना कहीं वो एंटी बीजेपी ही रहते हैं, और इस बार भी रहेंगे, जाहिर सी हम्म। बात है। हम्म। अब इसमें कौन जीतेगा कौन आगे आएगा ये तो अभी नहीं बताया जा सकता, लेकिन हम्म। पूरी जो रणनीति है, और हम्म। अभी भी आप अंदरूनी तौर पर देखें, किसी भी मैंने कुछ वीडियोस अभी हाल फिलहाल में देखे, रामपुर के, मुरादाबाद के और उसके आसपास के जी जी। जो क्षेत्र हैं, यहाँ तक कि
जो खतौली वाला इलाका है सहारनपुर की हम्म। तरफ, हम्म। वहां भी हम्म। मुस्लिमों से कई लोगों ने बातचीत की तो उनका समर्थन बीएसपी और सपा हम्म। दोनों के पक्ष में नजर आता है। हम्म। उनमें जो उनका जो पूरा टोन है वो निकल हम्म। के आता है कि भाई हम्म। हमें तो चाहे मायावती हो चाहे अखिलेश हो, हम्म। हमारे लिए तो यही बेहतर है, हम बीजेपी को वोट नहीं देने जा रहे। हम्म। ये उनका टोन कहीं ना कहीं सामने आके आता हुआ दिख रहा है। हम्म। अब रही बात, फिर भी बीजेपी ने कोशिश बहुत की है कि भाई इस पूरे वर्ग को अपने साथ लेके चले, लेकिन उसकी ओवरऑल जो इमेज है अभी तक मुस्लिमों के अंदर, वो एक्सेप्टेबिलिटी हो नहीं पाई है हम्म। बीजेपी। हम्म। नहीं, उसकी वजह क्या है? क्योंकि मोदी जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। और उसके जरिए वो कहते हैं कि जो योजनाएं हैं हमारी, चाहे वो उज्ज्वला योजना है, चाहे वो घर घर नल की योजना है, आवास योजना है, वो हम उन तक पहुंचा रहे हैं। तो उसके बाद भी उनका भरोसा क्यों नहीं है? क्या राजनीतिक भागीदारी ना होने की वजह से? निश्चित रूप से हम्म। राजनीतिक भागीदारी ना होने की वजह से तो है ही, साथ ही जो हम्म। ये एक परसेप्शन बना है लगातार इस सरकार के आने के बाद से कि भाई ये सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास जो भी नारा है, वो हम्म। नारे तक तो अच्छा लगता है, हम्म। लेकिन जमीनी स्तर पर आप देखिए कि परिवारों में भी डिवीजन होते हुए आपने देखा होगा हम्म। कि एक परिवार में चार लोग हैं आपस में डिवाइड हो गए हैं। हम्म। समाज की तो बात ही छोड़ दीजिए। जी जी। मुस्लिम अ, बेशक दंगे ना हो रहे हों, आपको ऐसा हम्म। लग रहा है कि दंगे वंगे तो अब जैसे मोदी जी ने रोक दिए, खत्म हो हम्म। गए, हम्म। ना हो रहे हों दंगे, एक डर की वजह से ना हो रहे हों या हम्म। जिस भी वजह से ना हो पा रहे हों, ठीक हम्म। है, अच्छी बात है, ये हम्म। एक कामयाबी आप मान सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद मुस्लिम से आप किसी से भी मुस्लिम से आप बात करके देखिए, वो क्यों अपने आप को आज भी बहुत असुरक्षित सा महसूस करता है, हम्म। क्यों उसे लगता है कि आज भी आ, मतलब वो सीधा सीधा डिवीजन है, हिंदू राष्ट्र और मुसलमान वाला जो एक डिवीजन, वो हम्म। साफ साफ दिखता है, और वो अब धीरे धीरे बहुत ही एग्रेसिव तौर पे दिखता है। किसी के भी बातचीत में आप देखेंगे, वो हम्म। अब बहुत ये नहीं है कि पहले तो ये था कि भाई चलिए ठीक है, अलग अलग जातियां हैं, अलग हम्म। अलग धर्म हैं, अलग अलग तरीके के लोग हैं, लेकिन मिलजुल करके रहते हैं, ठीक है, हम्म। आपस में लड़ते झगड़ते भी हैं कई मुद्दों पर। हम्म। लेकिन अब ये है ना कि वो एकदम से डिफरेंस इतना ज्यादा पैदा हो गया है कि हम्म। आप किसी को सोचेंगे अच्छा वो मुसलमान है, अच्छा हम्म। तो इस तरह की जो बात या उस तरह की जो भावना मन में आ गई है, इससे हम्म। ये दूरियां बहुत बढ़ गई, और ये हम्म। असुरक्षा और ये अकेलापन या अलगाव की जो भावना है, ये कहीं ना कहीं मुस्लिमों के अंदर एक डर, एक डिप्रेशन, एक हम्म। बेचैनी पैदा करती है। अब हम्म। बेशक वो एक डर की वजह से, एक दबाव की वजह से अपनी बात ना कर पा रहे हो, हम्म। लेकिन अंदर अंदर अंडर करेंट तो चीजें जो दिखती हैं वो यही हम्म। फिलहाल। अच्छा, उत्तर प्रदेश में सपा और कांग्रेस का गठबंधन है। कांग्रेस ने हम्म। 2019 में भी दो ही सीटें जीती थी। और अब क्या है? आपको लगता है कांग्रेस 2024 में उभर जाएगी? मुश्किल है उत्तर हम्म। प्रदेश में, बहुत मुश्किल है कांग्रेस का फिर से रिवाइवल उस तरह से हो पाना। हम्म। लेकिन अब इनके साथ हैं, मिलके लड़ रहे हैं, हो सकता है कि अगर दो सीट भी जीत जाएं हम्म। तो काफी है, हम्म। लेकिन मुश्किल है अब इस स्थिति में हम्म। कोशिश वो पूरी कर रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी की जो यात्रा निकली ना, न्याय यात्रा, जी जी। उसका पॉजिटिव असर इस बार नहीं हुआ। पिछली बार तो चलिए माना लोगों ने, अच्छा काम हुआ, सब लोगों का सपोर्ट भी मिला, हम्म। लेकिन इस बार जो उनकी टाइमिंग थी, जो उन्होंने जिस तरह का अ, अपना रूट चुना, जिस तरह का, और बीच बीच में जिस तरह से वो यात्रा छोड़ के यहाँ वहाँ अपना बाहर भी गए, विदेश भी गए, कई काम काम उन्होंने ऐसे किए जिससे हम्म। उनकी यात्रा की सारी गंभीरता खत्म हो गई। हम्म। और जाहिर सी बात है कि इस यात्रा की वजह से कांग्रेस के भीतर ही बहुत सारे लोगों के अंदर यह संतोष था कि भाई हम्म। ऐसे मौके पे इस यात्रा का क्या मतलब है। हम्म। तो ये कंफ्यूजन की जो स्थिति कांग्रेस में शुरू से रही, उसको इस हम्म। यात्रा ने और बढ़ाया, और हम्म। इसकी वजह से पार्टी के अंदर
एक विभाजन की स्थिति और असंतोष की स्थिति, लगातार बहुत सारे कांग्रेस के लोग जो हैं वो छोड़ छोड़ करके पार्टी गए भी इस बीच हम्म। में। हम्म। तो इसलिए कांग्रेस की स्थिति तो बहुत अच्छी नहीं है, बहुत। हम्म। अब वो इंडिया गठबंधन के साथ, अब हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के संदर्भ में, जी जी इसलिए जी। मैं ये बात कह रहा हूँ। बाकी हाँ। ओवरऑल बाकी और प्रदेशों की स्थितियां अलग हैं। जी जी जी। लेकिन उत्तर प्रदेश के संदर्भ में अगर हम बात करते हैं तो कांग्रेस आज भी अ, पहले से अच्छी स्थिति में नहीं है, बल्कि और कहें तो शायद बुरी स्थिति में है। हम्म। लेकिन इस ये जो गठबंधन बना है, जी। अगर उसका कुछ साथ उसे मिला, उसके साथ का कुछ फायदा मिला उसको, तो हो हम्म। सकता है कि कुछ सीटें उसके खाते में आ ही जाए। देखते हैं। हम्म। लेकिन आपकी बात हो रही है मैं अब बात करूंगा संगठन पे। कांग्रेस, हम्म। सपा और बीजेपी, आरएलडी तो खैर छोटा दल है, वो मतलब वो एक पश्चिम उत्तर प्रदेश से जुटा हुआ है। क्या संगठन में कैडर कांग्रेस और सपा में उतना ही मजबूत है जितना बीजेपी में है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो बहुत साफ है कि कैडर, बीजेपी जिस तरह से या आरएसएस कैडर बेस्ड तरीके से काम करते रहे हैं, हम्म। और वही उनकी कोर ताकत भी रही है, हम्म। जिसकी वजह से पार्टी इतना बढ़ गई, इतना सारा हम्म। कुछ हुआ। क्योंकि हम्म। जो ऑर्गेनाइज्ड तरीके से इन्होंने काम किया है, जी उसी का ये असर है कि पार्टी, लेकिन किसी भी पार्टी को एक पीक पे पहुंचाने के बाद जी। आम लोग भी या आम वोटर्स भी ये सोचते हैं हम्म। कि भाई अब हम्म। क्या, इससे आगे क्या, हम्म। है ना। तो जी। इस समय बीजेपी अपनी पीक पर है। हम्म। बीजेपी, एनडीए जो भी है, या मोदी जी अपनी पीक पे चल रहे हैं। और हम्म। किसी भी चीज की एक लिमिट है। कहीं ना कहीं वहां से आप नीचे ही आएंगे, ऊपर नहीं हम्म। जाएंगे, चाहे आप कितना भी कैलकुलेशन कर लें, चाहे आप अ, अपने कैडर को फिर हम्म। से एक्टिव करने। आप कैडर में बात करके देखिए ना। आप हम्म। कैडर में, ठीक है, कैडर बेस्ड पार्टी है, वो एक किसी न किसी अनुशासन में बंधे हुए हैं। हम्म। वो एक उनकी मजबूरी हो सकती है, वो बीजेपी के विरोधी नहीं है, हम्म। वो संघ के विरोधी नहीं है। हम्म। लेकिन वो ये जानते हैं कि बीजेपी और संघ में अब किसी की चलती वलती है नहीं। ये सिर्फ हम्म। दो लोग ही है, या एक, आप एक ही कहें, मोदी। हम्म। तो उनकी ही चलती है, तो फिर पार्टी में और किसी का क्या मतलब है। हम्म। बहुत सारे नेता जिनको टिकट नहीं मिला, या फिर जो हाशिए पे चले गए, वो हम्म। सब के सब अंदर ही अंदर, मेरी तो कई नेताओं से पर्सनल लेवल पे बातचीत होती है हम्म। कभी कभार। उनके अंदर का असंतोष सामने दिखता है। हम्म। वो बहुत तकलीफ में है अंदर से। वो हम्म। कह भले ना पाए, हम्म। लेकिन वो उनकी पीड़ा है कि वो, जब वो उनका अपना कोई अस्तित्व ही नहीं रह जाएगा, हम्म। पूरे मंत्रिमंडल में मोदी के सिवा किसी मंत्री का कोई अस्तित्व न रह जाए, हम्म। किसी संगठन में किसी और नेता का कोई अस्तित्व न रह जाए, तो हम्म। फिर ये उस व्यक्ति के लिए, या फिर उस संगठन के तमाम ऐसे लोगों के लिए जो दिन रात खून बहा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं, हम्म। ऐसे लोगों के अंदर कहीं ना कहीं एक फ्रस्ट्रेशन का भाव तो आता ही है ना। हम्म। बेशक वो अभी फिलहाल आने वाले स्थिति को देख करके कुछ कह ना रहे हो, हम्म। लेकिन ऐसी स्थिति है हम्म। बीजेपी में अंदर ही। अब दो मुद्दे राष्ट्रीय स्तर के मैं जानना चाहता हूं कि मोदी का नारा है 400 पार। क्या समझते हैं अगर हम ऊपर से जम्मू कश्मीर से चलें, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और नीचे दक्षिण तक जाएं, तो क्या भाजपा 400 पार का नारे को सार्थक कर सकती है? और आपकी नजर में 2024 के चुनाव में आपको कितना लगता है कि एक एवरेज अगर बीजेपी कहां तक पहुंच सकती है? क्योंकि आपने अभी कहा कि पीक है 303। जी, बिल्कुल। ये पीक तो है ही, और हम्म। इसलिए भी है क्योंकि देखिए, 400 पार नारा तो अच्छा लगता है सुनकर, हम्म। और 400 पार ऐसा ऐसा कुछ आश्चर्यजनक भी नहीं है। आप हम्म। पिछले चुनाव में कांग्रेस, जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी, उसके बाद का जो वेव था, आप याद कीजिए, उस समय जी। कांग्रेस 400 के पार पहुंच गई थी। हम्म। हाँ, वो 416, 418 कुछ सीटें थी उसकी जी 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 उस जी समय। जी जी। तो लेकिन वो तब की स्थितियां अलग थी। उस समय ऐसा कोई मतलब देश के जो हालात थे ऐसे नहीं थे। न ही हम्म। राजनीतिक तौर पर जो पार्टियां थी उस तरह से संगठित भी होने की कोशिश कर रही थी। ऐसा जी। कुछ नहीं था। हम्म।
और उस समय बीजेपी की भी इतनी बड़ी ताकत नहीं थी जितनी हम्म। बड़ी अब हो गई है। जी। तो उस समय और अब में फर्क है। रही हम्म। बात 400 पार, कैसे आप कैलकुलेट कर लो। हम्म। महाराष्ट्र में आप कहाँ से सारी सीटें जीत सकते हैं। हम्म। बिहार को ले लो, हम्म। बिहार में आप मैक्सिमम सीट कैसे जीत सकते हैं। हम्म। आप खुद देखिए, कैलकुलेट कर लीजिए, सीटों की हम्म। संख्या से देख लीजिए। इवन उत्तर प्रदेश में आप 80 की 80 तो जीत नहीं रहे हैं। हम्म। तो उत्तर भारत में ही, दक्षिण की तो अभी छोड़ दीजिए, दक्षिण में तो आप कहीं भी ऐसी स्थिति में है ही नहीं कि आप स्टेट की सारी सीटें जीत लें या फिर 50% भी जीत लें। ऐसा तो है हम्म। ही नहीं दक्षिण के हम्म। राज्यों में। हम्म। तो फिर बचता क्या है, अब कहाँ से कौन सा कैलकुलेशन ऐसा है जिसकी वजह से आप 400 के पार अपने आप को देख रहे हैं। हम्म। तो मुश्किल लग रहा है 400 तो। खैर, मुझे तो नहीं लग रहा है। ठीक है, अगर मेजोरिटी आ जाएगी बीजेपी की, इसकी तो लगभग सारे लोग कह रहे हैं कि भाई तीसरी बार हो सकता है कि मेजोरिटी में फिर से आ जाएं ये लोग। हम्म। हम्म। इसमें कोई दो राय नहीं है। बट यह है कि विपक्ष मजबूत होके उभरेगा इस बार, ऐसा हम्म। हमें लगता है। कि विपक्ष पहले जितना कमजोर हो गया था, अब हम्म। हो सकता है कि आने वाले चुनाव में जो नतीजे आएंगे उसमें बीजेपी और एनडीए की सीटें पहले से कम होंगी हम्म। और विपक्ष की सीटें निश्चित तौर पर बढ़ेंगी। अब ये मैं हम्म। दावा नहीं कर सकता कि सरकार विपक्ष बना लेगी, क्योंकि हम्म। अभी भी स्थिति ऐसी दिख नहीं रही है। हम्म। लेकिन अंडर करंट क्या चल रहा है, कब क्या स्थिति बदल जाती है, ये अभी कहना बहुत मुश्किल है। हम्म। तो अच्छा, इस समय जब ये है मोदी ने फिलहाल। अपना फेस बनाया, जब मोदी ने अपना पूरा फेस बना दिया पूरे देश में कि ये कहिए कि प्रत्याशी नहीं लड़ रहा है, जो भी वहां प्रत्याशी है नहीं लड़ रहा है, मोदी लड़ रहा है। लेकिन जनता स्थानीय मुद्दों पर प्रत्याशी के सामने आती है, क्योंकि वो प्रत्याशी से सवाल पूछती है। तो क्या जो राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे हैं, चाहे वो धारा 370 है, चाहे राम मंदिर है, चाहे वो ये 3 तलाक लागू करने वाला मामला है, क्या ये आम आदमी पर प्रभाव नहीं छोड़ेंगे? या जो विकास के कार्य हुए, बिल्कुल नहीं चाहे छोड़ेंगे। हाईवे बने वगैरह हैं जी। नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। इसलिए क्योंकि 370 से उत्तर प्रदेश के, पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसी इलाके में बैठा या पश्चिम उत्तर प्रदेश के इलाके में बैठे आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा है, हम्म। पहली चीज। और जी। जो सीएए लेके आ रहे हैं उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा है। हम्म। आम आदमी को, आम जी। आदमी को क्या चाहिए। हाँ। विकास के नाम पे आपको सड़कें दिखती हैं कि ठीक है, हम्म। आपने बड़े बड़े हाईवेज बना दिए, मान हम्म। लिया। अब वो तो बाद की बात है कि उस हाईवे को बनाने के अंदर क्या क्या हुआ, ये नहीं पता। हम्म। लेकिन हाईवे बन गए, ठीक है, आपने तेजी से काम किया, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स दे दिए लोगों को। हम्म। आपको सड़कें दिख रही हैं, हम्म। लेकिन डेवलपमेंट के नाम पे सिर्फ सड़क नहीं होती हम्म। है। डेवलपमेंट लोगों का होता है। हम्म। लोगों के अंदर कितनी नौकरियां मिली, कितने लोगों को आपने अच्छी शिक्षा दी, हेल्थ कंडीशंस क्या है, क्राइम का क्या रेशियो है। बहुत हम्म। सारी चीजें जो आपके सामान्य जनजीवन को प्रभावित करती हैं डे टू डे, हम्म। वो आपके विकास में आपको, आप रोज रोज सड़कों पे तो भागेंगे नहीं ना। जी जी। आप ये सोचिए। हम्म। तो विकास का मतलब क्या होता है। विकास का मतलब होता है कि एक इंडिविजुअल, यानी हमको क्या फायदा है इससे। हम्म। हमको ये ठीक है कि हमने 6 महीने में एक बार गाड़ी लेके हम कहीं निकले तो सड़कें बड़ी अच्छी मिली, हाँ हाँ बहुत अच्छी सड़कें बन गई। हम्म। लेकिन डे टू डे में हम क्या फेस कर रहे हैं, ये देखना सबसे ज्यादा जरूरी। हम्म। एक और दो मुद्दे आए इसी बीच, क्योंकि लास्ट अब 2 ढाई मिनट का समय बचा है। इलेक्ट्रॉल बॉन्ड का और केजरीवाल का, ये क्या असर डालेंगे? इलेक्टोरल बॉन्ड का असर तो होगा, हम्म। और केजरीवाल का को जेल में डालने का असर कितना होगा ये अभी कहना मुश्किल है। क्योंकि हम्म। केजरीवाल को लेकर के जितने भी वो जाल बुने गए, हम्म। कि सबसे बड़ा आरोपी है, ये है वो है, किंग पिन है। लेकिन कहीं ना हम्म। कहीं इलेक्टोरल बॉन्ड ने उसकी पोल खोल दी। अगर हम्म। आप सोचें तो इलेक्टोरल हम्म। बॉन्ड ने ये दिखा दिया कि बीजेपी कोई दूध दूध की धुली हुई पार्टी नहीं है। हम्म। बीजेपी भी उन लोगों से अरबों रुपए, करोड़ों रुपए का चंदा लेती है, जिसके जिसके बारे में आप ये बातें करते हैं हम्म। कि वो भ्रष्ट हैं और ये।
ये जो विपक्ष ये प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रही है, जो इसके पास सबसे बड़ा हथियार भी है इस समय, हम्म, इलेक्टोरल बॉन्ड का, हम्म, जिसमें बहुत बड़े घोटाले सामने आ रहे हैं। अगर आपने कई इस बीच में ब्लॉग्स ये लोग, कुछ लोग बनाते हैं ना, ध्रुव हम्म, राठी का हम्म, आपने नाम सुना होगा, हाँ, हाँ, बहुत बड़ा यूट्यूबर है। बहुत हम्म, सारे लोग हैं। ध्रुव राठी ने भी इलेक्टोरल बॉन्ड पे जबरदस्त एक वीडियो बनाया है। हम्म, लोग लोग करोड़ों की संख्या में लोगों ने उसे देखा भी है। और हम्म, इलेक्टोरल बॉन्ड सिर्फ एक जो दिखने वाला 1,000, 2,000, 5,000, 10,000 करोड़ का फ्रॉड है, ऐसा नहीं है। उसके पीछे कितने फ्रॉड हैं, उसको उसने सामने लाने की कोशिश की है। हम्म, तो इसीलिए ऐसा नहीं है कि इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा कोई छोटा मुद्दा है। अब हम्म, आम लोगों तक ये कैसे पहुंचेगा, एक वोटर्स तक इस मुद्दे को विपक्ष कैसे लेके जाता है, उनको ये समझा पाने में कामयाब हो पाता है कि नहीं हो पाता है, ये इनके अपने कैंपेन पे, इनके अपने स्ट्रेटजी पे डिपेंड करता है। टाइम कम है, लेकिन ये मुद्दा बिल्कुल। बड़ा है। पॉलिटिकल चौपाल जो नोएडा खबर का विशेष संस्करण है, इसमें आज आपने अतुल सिन्हा जी को सुना। और राजनीतिक विश्लेषण के रूप में स्पष्ट कहा जा सकता है कि 2024 के चुनाव में भाजपा का 2400 का नारा और उत्तर प्रदेश में 80 सीटों का नारा शायद पूरा हो पाए। देखिए क्या होता है, 4 जून को पता लगेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अतुल जी, आज का समय देने के लिए। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।